डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, शांति चल रही है ऐसा दावा किया जा रहा है। इस बीच नेगोशिएशन का हाल ये है कि ट्रंप की तरफ से 15 शर्तें रखी गई हैं, ईरान ने जवाब में 7 शर्तें रख दी हैं। पर अभी ये क्लियर नहीं है कि ईरान ने जो 7 शर्तें रखी हैं उसको ऊपर से यानी सुप्रीम लीडर जो उनके मुस्तफा खामेनेई हैं उनकी मंजूरी मिली है कि नहीं। तो नेगोशिएशन कहां पहुंचा है, क्या चल रहा है, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। साथ ही पिछले 24 घंटों में ये जो 5 दिन का अल्टीमेटम है, इस दौरान एक दूसरे पर किस तरीके के हमले किए जा रहे हैं ईरान और इजराइल की तरफ से, ये आपको समझाएंगे। साथ ही डिप्लोमेसी में क्या चल रहा है इस वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथ विनय सुल्तान हैं जो कि अपनी डायरी लेकर फिर से हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम अपडेट्स हैं। और अपडेट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग भी हैं मुझे लगता है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है। युद्ध पर अटैक भी चालू है, नेगोशिएशन की बात भी हो रही है, एक दूसरी तरफ से दावे भी आ रहे हैं, खारिज भी हो रहे हैं। फिलहाल क्या स्टेटस, शुरुआत हम किससे करने वाले हैं? शुरुआत पहले ईरान और इजराइल के हिट से कर लेते हैं, जैसे हमारी रवायत रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जल्दी उसको अपडेट करना। हुए हैं, कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं। लगातार 2 दिन से हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि हिट्स में बहुत गिरावट आई है दोनों तरफ से। लेकिन ताक बांध बांध के निशाना बनाया जा रहा है स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को, तो उसकी डिटेल्स हम ले रहे हैं। बताइए। तो इजराइल में जो हदेरा पावर प्लांट है उसके ऊपर निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से। कल आपको पता होगा कि ईरान की 2 फैसिलिटीज़ को इजराइल ने हिट करने की कोशिश की थी, जो कि उनके गैस पावर प्लांट है, उनकी सप्लाई लाइन को डिसरप्ट करने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई थी। तो ईरान की तरफ से वापसी जवाब में हदेरा का जो पावर प्लांट है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई। इसके अलावा रामला एक इलाका है जहाँ पे रोतम केमिकल इंडस्ट्रियल साइट है, उसको हिट करने की कोशिश की गई ईरान की तरफ से, और उसका जो है ऐसा सुनने को मिल रहा है कि वहाँ पे डायरेक्ट हिट हुआ है। और ईरान की तरफ से ये सफाई दी गई है कि ये केमिकल इंडस्ट्री जो है, यहाँ पे जो केमिकल बन रहे थे वो दरअसल आईडीएफ के काम आ रहे थे, आईडीएफ को उसको सप्लाई की जा रही थी, आईडीएफ उसको युद्ध में इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए हमने इस केमिकल इंडस्ट्री को हिट किया है। इसके अलावा कुवैत एयरपोर्ट के ऊपर हमने ये देखा है कि वहाँ पे एक ऑयल डिपो जो है उसमें आग लगी है, वहाँ पे शायद 136 ड्रोन जाके सीधा लगा है। अच्छा। और तेल अवीव में कई जगहों पे कल हिट हुए हैं, और तेल अवीव में कल जो हमला हुआ है उसमें एक खास बात यह है कि ईरान की तरफ से नए किस्म की मिसाइल वहाँ पे इस्तेमाल की गई। अच्छा। और अब तक हम ये देख रहे थे क्लस्टर म्यूनिशन जो मिसाइल थी, जिसमें बहुत सारे एक ही मिसाइल के अंदर बहुत सारे एम्यूनिशन भर के और वो जाता था और एक तरीके से छितराया हुआ अटैक होता था, बहुत टारगेटेड नहीं होता था। ये क्लस्टर म्यूनिशन मिसाइल ही थी, लेकिन इसमें वॉरहेड्स जो थे वो भारी थे और बहुत ज़्यादा नहीं थे। 3 से 4 वॉरहेड थे, 100 किलो के वॉरहेड थे, और तकरीबन बताए जा रहे हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। क्लस्टर म्यूनिशन के जो ट्रेडिशनल म्यूनिशन जो इस्तेमाल होता है, जिसमें बहुत सारे क्लस्टर में लगभग 20 से 50 के करीब जो है क्लस्टर म्यूनिशन में जो वॉरहेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो छकाने में माहिर होते हैं एडीएस को, एयर डिफेंस सिस्टम को। लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया वो ज़्यादा भयावह तो हिट किया वो जी, हिट किया है वो कई जगहों पे। और किरियत सिमोना में हिजबुल्लाह का रॉकेट जो है वो डायरेक्टली जाके लगा है एक जगह पे, जिसकी विजुअल कंफर्मेशन हमारे पास में है। एलियत करके एक जगह पड़ती है इजराइल में, वहाँ पे बार बार ईरान की तरफ से हमले किए गए, क्योंकि यहाँ पे इजराइल का सेटेलाइट स्टेशन है, सेटेलाइट जो कम्युनिकेशन का स्टेशन यहाँ पे एलियत में है, और उसको खास तौर पर निशाना बनाने की कोशिश की गई ईरान की तरफ से। वो इसलिए की गई ताकि सेटेलाइट इमेजरी जो इनके पास में पहुँच रही है, जो कम्युनिकेशन का जो तरीका वहाँ पे है, उसको डिसरप्ट किया जा सके अगर आने वाली स्थिति में ऐसा होता है कि वॉर की सिचुएशन पैदा होती है। तो ये हुआ ईरान की तरफ से। इजराइल और अमेरिका की तरफ से, पहला अमेरिका की तरफ से ये है कि आमिर मोहम्मदी जो हैं ये IRGC के कमांडर हैं, और थारल्ला कोर जो है केरमान में, उसके ऑल ओवर कमांडर इनको कहा जाता है। और यहाँ पे US एयरफोर्स की एक स्ट्राइक हुई है जिसमें इनके असैसिनेट होने की, इनके मारे जाने की खबर हमारे पास में वो यहाँ कन्फर्म है, वो ईरान ने भी स्वीकार कर लिया उसको। और US नेवी एविएशन की तरफ से जो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए जो उनके कैरियर शिप हैं, वहाँ से एक हमला हुआ है नेवी एविएशन की तरफ से। बंदर अब्बास को खास तौर पर निशाना बनाया गया है। बंदर अब्बास ऐसा नेवल बेस है जो कि पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओवरलुक करता है, उसको उसका स्ट्रेटजिक जो है महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बंदर अंजाली जो है कैस्पियन सी में, वहाँ पे हिट हुआ है, इसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कन्फर्म किया है। और वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बंदर अंजाली जो है वो ईरान के ऊपरी हिस्से में है, और ये बहुत वाइटल है ईरान और रशिया के बीच में जो लाइन है, सप्लाई लाइन, उसके लिए। क्योंकि कैस्पियन सी के जरिए ही, इस बंदर अंजाली के जरिए ही जो रशिया में जो ड्रोन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ईरान तक पहुँच रहे हैं अभी इसी युद्ध की स्थिति में। तो यहाँ पे जो है बंदर अंजाली को पहले भी निशाना बनाया गया था और एक बार फिर निशाना बनाया गया। इसके अलावा हब्बनिया अनबार में एक जगह पड़ती है हब्बनिया, यहाँ पे एक मिलिट्री कैंप है इराकी आर्मी का, और वहाँ पे
पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स की भी एक यूनिट रहती है, जो कि हमने बताया कि एक शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ऑफिशियली जो इनकॉर्पोरेट कर लिया था इराकी आर्मी ने 2016 में। तो एक तरीके से वो इराकी आर्मी का ही हिस्सा है, लेकिन वो शिया मिलिटेंट ग्रुप है। और उसके ऊपर जो है हमला किया गया यूएसए के द्वारा, और वहाँ पे 7 जवान जो हैं उनके मारे जाने की खबर है और 10 जवान घायल हैं। और इसका रिटेलिएशन भी बहुत भयंकर आया है इराक की तरफ से। जब हम डिप्लोमेसी के फ्रंट पे चलेंगे तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल पे बात करेंगे। बुशहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास में हिट हुआ है। जो न्यूक्लियर अथॉरिटी है ईरान की, उसका कहना है कि यहाँ पे अभी कोई बहुत मेजर डैमेज नहीं हुआ है, कोई रेडिएशन का खतरा नहीं है, लेकिन इसराइल की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी निशाना बनाए जाने की कोशिश ऐसा सामने आ रहा है। और अल्बोर्ज नाम की जगह पड़ती है काजविना में, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जो है हिट हुआ है। इस तरीके से हमने आपको ये बताया था कि रामला में जो इंडस्ट्रियल एरिया हिट हुआ है, उसके जवाब में इसराइल ने यहाँ पे अल्बोर्ज में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हिट किया है। तो ये मोटा मोटी हिट जो है कुछ हिट्स हो रहे हैं, पर वो इम्पैक्टफुल हैं और एक दूसरे के इकोनॉमी या जो उनकी सप्लाई लाइन है उसको खराब करने के लिए, तोड़ने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। और लेकिन कोई जो जिस तरीके की जितने शदीद हमले पहले हमने देखे थे, इंटेंसिटी जो है उस तरीके की पहले जैसी नहीं रही, जो कि अच्छी खबर है दुनिया के लिए। मगर इसके साथ ही डिस्क्लेमर और एक्सक्लेमेशन देना भी जरूरी है कि जो बातचीत चल रही है वो कितनी सही चल रही है, कितनी सटीक चल रही है। जो शांति दिख रही थोड़ी बहुत, ये आगे बढ़ेगी या एक बड़े बवाल के पहले जो है उसके मैं यार सौरभ बहुत फॉर्मल रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं उसके ऊपर, मतलब तेरे वादे पे जिए तो मेरी जान छूट जाना है, खुशी से मर ही ना जाते जो इकरार होता है। तो वैसी स्थिति हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन में 20 तरीके की बातें कर देते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि सारे ने उनके एक ही बयान को आप सुनिए, मतलब माफ़ कीजिए मेरी हंसी के लिए, सारे नेता मारे जा चुके हैं, या मतलब जा चुके हैं, गॉन उन्होंने लिखा, सारे नेता जा चुके हैं, किसी को पता नहीं है कि किससे बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन हम ठीक लोगों से बात कर रहे हैं। उसी एक ही बयान में वो कह रहे हैं। और आपको पता नहीं कि वो लोग डील करने के लिए कितने बेसब्र हैं, और आप ये होता हुआ जल्द ही देखेंगे। मतलब एक बयान में अगला आदमी कह रहा है कि सारे जा चुके हैं, तो किसी को पता नहीं किससे नेगोशिएट करना है, लेकिन हम लोग जो नेगोशिएट कर रहे हैं वो ठीक लोगों से नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये उनकी स्थिति है। तो पहली बुझाओ प्रतियोगिता चल रही है। हाँ, पहली बुझाओ प्रतियोगिता चल रही है। उसके बाद उन्होंने तुरंत जो है पहली एक और फेंक दी। उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से हमको एक बेशकीमती तोहफा भेजा गया है, क्या, जो कि आज ही हमारे पास में आया है। क्या है? और उसके बाद में, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। और इन्होंने ये कह के बात खत्म कर दी। अब लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं, कई जगहों पे ये बात हो रही है कि ईरान ने 5% की जो है सब्सिडी दी है। जो स्विस मीडिएशन से जो तेल ईरान का बेचा जा रहा है, उसमें 5% की सब्सिडी जो है यूएसए को दी है। इसको बोला जा रहा है कि गिफ्ट है, ये ऐसा कहा जा रहा है। कोई क्या गिफ्ट आया किसी भी तरफ से कोई पता नहीं है। इस बीच में पाकिस्तान की तरह कोई रेयर अर्थ मेटल तो नहीं बक्से में ले जाके भेजा गया? छोड़िए, मतलब ये CNN की तरफ से ईरान ने कहा है कि वो विटकॉफ और कुशनर के साथ में जो है, CNN में एक खबर छपी है कि जो स्पेशल एनवॉय है विटकॉफ और कुशनर, जो कि उनके दामाद हैं ट्रम्प के, जो अभी तक इस नेगोशिएशन को ईरान के साथ में लीड कर रहे थे, तो CNN की तरफ से एक खबर छपी है कि ईरान कह रहा है कि हम दोनों के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, हम JD वेंस के साथ में नेगोशिएट करेंगे। हाँ, आपकी तरफ से नहीं करेंगे। ये CNN की तरफ से, ये CNN का कहा गया, अभी ईरान का मत समझिए, दावा है, CNN ने ये खबर छापी है। हाँ, और इस बीच में ईरान की तरफ से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुल मिला के 7 शर्तें छापी हैं कि ईरान ने 7 शर्तें जो हैं वो रखी हैं बातचीत में। जब अमेरिका के तरफ से जो 15 पॉइंट्स रखे गए थे, 15 नहीं बताइए आपने शर्तें, तो 15 पहले बात कर लेते हैं। हाँ, तो 15 में ईरान यूएसए की तरफ से पहला कहा गया कि हम आपके ऊपर जो 20 साल से सैंक्शन लगाए हुए सैंक्शन हटा लेंगे, आपकी तरफ जो पाबंदी हमने लगा रखी वो पाबंदी आप हटा लेंगे, और आप पूरी तरीके से जो है आपकी इकॉनमी वो आज़ाद होगी, पूरी तरीके से ट्रेड करने के लिए आज़ाद होगी। आप चाहे जिसको तेल बेच सकते हैं, जहाँ चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये स्थिति, तो ईरान को उन्होंने पहली शर्त ये दी कि हम सेक्शन हटा लेंगे। दूसरा, सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो आपकी हैं, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो सिविल कामों में इस्तेमाल होती हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, उसको बनाने के लिए यूएसए असिस्टेंस देगा। अच्छा, मतलब अमेरिका की तरफ से आपको पैसा भी दिया जाएगा, इंजीनियर्स भी दिए जाएंगे, हम उसको तैयार भी करवाएंगे आपके लिए। तो ये हमारी तरफ से वो है। तीसरा, उन्होंने बोला कि सेक्शन फिर से नहीं लगेंगे आपके ऊपर, सेंक्शन कि आपको फिर से जो है थोड़े दिन हुए, और आपको, क्योंकि ऐसा हो चुका है 2015 में जो यूएसए के साथ में नेगोशिएशन डील हुई थी, न्यूक्लियर नेगोशिएशन। हाँ, तो वो जो है पूरी तरीके से खटाई पड़ गई थी और फिर से इनके ऊपर सेंक्शंस लग गए थे। उस समय ईरान बहुत पूरी तरीके से तैयार था कि तो भाई साहब किए। हाँ, तो ये ट्रम्प ही तो ये स्थिति है। चौथी बात ये है कि
ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो फ्रीज करना पड़ेगा पूरी तरीके से, जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम आपका चल रहा है। इनकी बेसिकली जो यूएसए की तरफ से 15 शर्तें रखी गई उसमें से 10 के तकरीबन न्यूक्लियर के ऊपर ही है, इर्द गिर्द ही। उसको कुल मिला ये कि आप अपना बिजली बना लो न्यूक्लियर से, हाँ। पर बम बनाने की मत सोचो। हाँ। और जो भी एनरिच वाला होगा माल वो हमको दे दो, हमारे कंट्रोल में दे दो। नहीं वो मैं अभी पढ़ के और असिस्ट का मतलब वही हुआ, मुझे लगता है कि हमारी पैसा निगरानी में रहेगा, हमारे लोग ही वो चलाएंगे। हम पैसा भी देंगे उसके लिए। असिस्ट का मतलब यही हुआ ना कि अपने आदमी बैठा देंगे। तो अभी पढ़ लेते हैं तो एक बार अपने दर्शकों को भी हो जाएगा। एनरिच यूरेनियम रहेगा आपके पास में, लेकिन सुपरविजन में हमारे रहेगा। ठीक है, पहला सारे एनरिच जो यूरेनियम होता है सब वेपन ग्रेड नहीं होता। वेपन ग्रेड के लिए आपको 90% तक एनरिच करना होता है। अलग अलग ग्रेड का एनरिचमेंट होता है, जिसमें आप बिजली भी बना सकते हैं, मेडिकल पर्पज के लिए भी यूज़ ले सकते हैं, तमाम सिविल जो है इस्तेमाल इनके होते हैं। हमारे यहाँ होमी जागीर बाबा जो हैं वो इसके लिए बहुत समर्थक होते थे कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको सिविल पर्पजेस के लिए और शांति के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अच्छा, मिसाइल प्रोग्राम के बाद में जो मिसाइल प्रोग्राम जो कि बहुत बड़ा नेगोशिएशन का पॉइंट है, जो कि ईरान का अभी तक सबसे बड़ा डेटरेंस साबित हुआ है वेस्टर्न फोर्सेस के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ, कि उनका मिसाइल प्रोग्राम बहुत मजबूत है। और इजराइल की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि उनका मिसाइल प्रोग्राम को जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उसको एक लिमिट में, एक दायरे में बांधा जाए। ये इजराइल की तरफ से मांग थी। ये तो यूएसए झेल रहे हैं। हाँ, तो ये यूएसए की तरफ से ये कहा गया है कि अभी जो है इस स्टेज में इसके ऊपर हम कोई फैसला नहीं करेंगे, उसको जो है अलग बास्केट में ये अंडा रख देते हैं, इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे लेटर स्टेज में, लेकिन अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। न्यूक और सिविल डिफेंस जो है इसके ऊपर आप जो है एनरिच्ड मटेरियल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिविल जो न्यूक्लियर एनरिच्ड मटेरियल है आपका, उसको सिविल का समझ में आता है। अब डिफेंस उसमें और डाला हुआ है, डिफेंस में किस तरीके से इस्तेमाल होगा, तो मतलब वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, डाइसी सिचुएशन इस पूरे सेंटेंस में है ना। और तीसरी चीज़ ये कि जो एनरिचमेंट है उसको रोकना, जो आप अभी एनरिच कर रहे हैं 60%, 70%, 80% के तकरीबन आप पहुंच गए, उसको आपको रोकना पड़ेगा, हाल्ट करना पड़ेगा। एनरिचमेंट कैपेसिटी जो है उसका एक्सपेंशन जो है वो भी बंद करना पड़ेगा। जो आपने एनरिचमेंट की कैपेसिटी अभी इस दौरान बना ली उसको बंद करना पड़ेगा। वेपन ग्रेड का यूरेनियम आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे आगे भी, तो ये एक शर्त उनकी तरफ से रखी गई है। और जो वेपन ग्रेड का आपने प्रोड्यूस कर रखा है उसको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो बम बनाने लायक जो है आपके पास में यूरेनियम वो आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। नतांज, फर्दो और इस्फहान में जो आपकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा। उसको हम बम लगा के उड़ा देंगे, नस्ते-नाबूद कर देंगे, वो आपके पास में नहीं रहेगी। और आपके पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग रहेगी आने वाले समय में। और ये शर्तें जो है आप उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तुरंत जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की इंटरनेशनल निगरानी जैसे सीधे अमेरिकन निगरानी होना चाहिए ना। हाँ, वो मतलब इंटरनेशनल अमेरिका ही है एक तरीके से। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने एक और लास्ट में 15वीं शर्त रखी है कि एडिशनल रीजनल और सिक्योरिटी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हमको क्रिएट करनी पड़ेगी, कि मतलब कि आपके इलाके में सिक्योरिटी की और यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला किस तरीके से काम कर सकता है, आपके यूएसए और जो यूएसए के एलाइड कंट्रीज हैं उनके साथ किस तरीके के संबंध रहेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किस तरीके से चलेगा, ये तमाम सारी चीज़ें वो नेगोशिएशन के टेबल पर लाना चाहते हैं, जिनके ऊपर बात होगी। तो ये अमेरिका की तरफ से ये शर्तें रखी गई थी और कहा गया था कि अगर इन चीज़ों पर सहमति हमारी बन जाती तो हम सीज फायर को 1 महीने और लंबा करेंगे। अच्छा, और उसके बाद में जो है हम ग्रेजुअली इसको डीएस्केलेट करेंगे। अब जो शर्तें ईरान की तरफ से साथ आई वो बता दें। ईरान की तरफ से सबसे पहली बात है कि लगातार ये शर्तें रखी जा रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर हमारा फुल कंट्रोल हमको चाहिए, हम ही वहाँ पे जो है अपना कंट्रोल रखेंगे। और कोई ये जॉइंट वाला जो चक्कर जो आप बोल रहे हैं कि रीजनल और सिक्योरिटी मुद्दों पे एक ब्रॉडर समझदारी खड़ी की जाए, वो कुछ नहीं रहेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि आपने जो नुकसान हमारा किया है युद्ध के दौरान उसकी आप भरपाई करें, रीपेमेंट करें। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि जो आप मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी की बात कह रहे हैं वो पाबंदी हम नहीं मानेंगे, हम अपना मिसाइल प्रोग्राम जो हमने अभी तक डेवलप किया है वो हम डेवलप करते रहेंगे। जाहिर सी बात उसी ने बचाया है, वो उनके सर्वाइवल का मामला है। चौथी बात उन्होंने कही कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ऊपर इजरायली हमले लगातार हो रहे हैं वो भी आपको रोकने पड़ेंगे, वो भी पार्ट ऑफ द डील रहेगा। पांचवी बात उन्होंने ये कही है कि अरब और पर्शियन गल्फ में सभी यूएस बेसेस आपको खाली करने पड़ेंगे। अच्छा, ये उनकी सबसे बड़ी शर्त है कि आप ये बड़ी शर्त है। यूएस के जितने भी बेसेस हैं अरेबिया पेनिनसुला में और पर्शियन गल्फ में वो सब आपको खाली करने पड़ेंगे और आगे से आप हमला नहीं करेंगे इसकी आपको हमें गारंटी देनी पड़ेगी और सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे आपको सारे। तो एक तरीके से जो ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ऐसी स्थिति लग रही है कि ये नेगोशिएशन कहीं पे नहीं जा रही, मतलब स्टबर्न नेगोशिएशन है, मतलब कि इस तरीके की नेगोशिएशन की हमको अभी स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ बातचीत शुरू हुई शर्तें आने के बाद। अब ईरान में एक्सीएस की तरफ एक खबर छपी है जिसमें उन्होंने ईरानी सोर्सेज को
कोट करते हुए कहा है कि ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक्सिस ने दो बातें छापी हैं कि पहला तो रीजनल मीडिएटर्स जो हैं, जो इजिप्ट हैं, पाकिस्तान हैं और ओमान, कतर वगैरह, ये जो रीजनल मीडिएटर्स हैं, इनको अभी ईरान के जवाब का इंतजार है कि ईरान ने अभी नेगोशिएशन के ऊपर हाँ ना कुछ भी नहीं किया है। तो अभी बात जो है ईरान से डायरेक्टली नहीं हो रही, वो मीडिएटर्स के थ्रू यूएसए पहुंचा रहा है, ये भी मीडिएटर के थ्रू यूएसए को पहुंचा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है, एक्सिस में ईरानी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बोली है कि हम 2 बार बेवकूफ़ बन चुके हैं और ईरान जिस तरीके से, अमेरिका जिस तरीके का मूवमेंट अभी दिखा रहा है, रीडिप्लॉयमेंट दिखा रहा है, हम वापस से बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं है। तो ईरान के अपनी जो असुरक्षा है अमेरिका को लेके, अमेरिका के वादों, अमेरिका की जबान को लेके, वो बहुत जायज़ है। उन्होंने 2 बार अमेरिकन से उनके साथ में बहुत बुरी स्थिति की है। इसके अलावा खातम अल अनबिया जो उनका वॉर टाइम का हेडक्वार्टर है, सेंट्रल हेडक्वार्टर ईरानी आर्मी का, उसने एक बहुत दिलचस्प बयान दिया है। उसने कहा है कि अमेरिका खुद के साथ ही नेगोशिएट कर रहा है और दूसरी पार्टी मौजूद नहीं, खुद के साथ ही बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं। तो ये स्थिति वहाँ पे बनती है। इस बीच में हमने जो आपको बताया था कि पीएमएफ का जो हमला जो इसके ऊपर अमेरिका ने किया, उसके बाद में इराक की जो सरकार है उसके मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और उसने पीएमएफ को जो है ये कह दिया कि आप जो है अपना मोबिलाइजेशन करो, अगर आपके ऊपर हमला होता है तो आप उसका जवाब देने के लिए हमारी तरफ से स्वतंत्र हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हम भारत के दृष्टिकोण से चीज़ें देखते हैं, तो भारत में सेना ऐसी होती है कि आपकी खुली भर्ती होती है, उसमें अफसर जाता है और ये तमाम सारी चीज़ें। इराक में जब अमेरिका घुसा था सद्दाम हुसैन को डिथ्रोन करने के लिए, तो उसके बाद में उसने वहाँ पे सीरिया में बशर अल असद की सरकार को हटाने के लिए एक नया मॉन्स्टर खड़ा किया था जिसको ISIS कहा जाता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो उससे लड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था, बहुत बड़ी ऐसी सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका था, तो उस समय क्या है कि बहुत सारी मिलिशियाज को यूएसए ने फंड करना शुरू किया, जो रीजनल इलाकों में, क्योंकि इराक में बहुत सारे शियाओं की तादाद जो है वो अच्छी खासी है, तो शियाओं ने उसके खिलाफ लड़ना शुरू किया। 40-50 संगठन बने, शियाओं के छोटे छोटे मिलिशियाज बने। तो आपको याद होगा कि 2003 में जब इराक में अमेरिका घुसा था, उसके बाद में अमेरिका ने वहाँ पे सीरिया में बशर अल असद की सत्ता को हटाने के लिए एक नया मॉन्स्टर खड़ा कर दिया था जिसका नाम था ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और उससे लड़ने के लिए अमेरिका ने बहुत सारी फिर छोटी मिलिशियाज को फंड किया, मतलब एक प्रॉक्सी से लड़ने के लिए फिर कई सारे प्रॉक्सीज खड़े किए। और इराक में जो शियाओं की तादाद काफ़ी अच्छी खासी है और वहाँ पे 50-60 के तकरीबन जो है शिया छोटी छोटी मिलिशियाज खड़ी हुई। और ये मिलिशियाज जो है 2014 में एक जगह आके उन्होंने पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या PMF बनाना शुरू किया। और ये कहानी है। और जब अमेरिका ने अपना पावर हैंडओवर कर दिया इराक में एक टेम्परेरी गवर्नमेंट, टेम्परेरी क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार को एक अपना पावर हैंडओवर कर दिया, तो PMF को जो है इराकी नेशनल आर्मी का हिस्सा बना लिया गया। तो एक तरीके से जो किसी जमाने में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो किसी जमाने में इंसर्जेंट्स कहे जाते थे, वो एक मेन स्ट्रीम मिलिट्री का पार्ट हो गए। ये हमारे लिए थोड़ा सा समझना कठिन है, इसलिए आपको बताया क्योंकि हमारे यहाँ सेना का अलग किस्म का स्ट्रक्चर है। तो इराकी मंत्रिपरिषद ने आज जो है ये कह दिया है PMF को कि आप अमेरिकन हमले का जवाब देने के लिए हमारी तरफ से स्वतंत्र हैं और आप मोबिलाइज करिए। और ऐसा कहा जा रहा है तकरीबन 2.5 लाख PMF के सोल्जर्स जो हैं उनको मोबिलाइज किया जा रहा है PMF की तरफ से, ताकि वो अमेरिकन एग्रेशन के खिलाफ वहाँ पे इराक में लड़ सकें। और दूसरी बात, ईरान के स्टेट मीडिया ने, जो वहाँ का सरकारी मीडिया, वहाँ पे एक बयान जारी किया गया ईरान के ऑफिशियल्स की तौर पे। वहाँ पे ये साफ कहा गया IRGC की तरफ से कि हम तय करेंगे कि ये वॉर कब ख़त्म होगा, हम अमेरिका के डिक्टेशन पे ये वॉर ख़त्म करने वाले नहीं है। तो ईरान लगातार कड़ा रुख जो है दिखा रहा है। इस बीच में ईरान में जो पाकिस्तानी राजदूत हैं, क्योंकि पाकिस्तान मीडिएशन में, इसमें पूरे मीडिएशन के प्रोसेस में शामिल रहा है तथाकथित तौर पर, तो ईरान में जो पाकिस्तानी एम्बेसडर जो हैं, वहाँ पर राजदूत हैं, उनको ईरान की तरफ से मना कर दिया गया कि हम कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। तो एक जगह पे तो ईरान की तरफ से मना आ चुका है। ये तो एकदम इनकारी लग रहा है। हाँ, इनकारी लग रहा है। मैक्सिमम जो बातें आपके सुन रहे हैं वो तो नेगोशिएशन लग रहा है हवा में चल रहा है। हवा में चल रहा है। वो जो IRGC की मतलब जो ये खातम अनबिया जो इनका हेडक्वार्टर है, उनका जो बातचीत थी वो बिल्कुल सही मेरे को सटीक लग रही है कि ट्रम्प जो है खुद ही नेगोशिएट कर रहे हैं खुद के साथ में, है ना। और इस बीच में जो मोहम्मद गलीबाफ हैं, जिनको नॉमिनेट किया गया था USA की तरफ से कि वो इस नेगोशिएशन का पार्ट बनेंगे और ईरान की तरफ से वो नेगोशिएट करें तब बात बनेगी, तो
तो मोहम्मद गलीबाफ ने कहा है, जो कि वहाँ के संसद के स्पीकर भी हैं, उन्होंने कहा कि हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सारी सिचुएशन, और यूएसए जिस तरीके से ट्रूप डिप्लॉय कर रहा है, इन्फोर्समेंट कर रहा है, भेज रहा है, उसको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। फिर उन्होंने अंग्रेजी का एक बहुत फेमस जुमला जो है उसको इस्तेमाल किया कि सोल्जर्स कांट फिक्स व्हाट जनरल हैव ब्रोकन, मतलब जो जर्नैलों ने जो चीज़ें खराब की हैं, जो चीज़ें बेकार कर दी हैं, जो चीज़ें तोड़ दी हैं, उनको जवान जो है वो फिक्स नहीं कर सकते, उनको ठीक नहीं कर सकते। तो गलती जो है वो आर्मी लीडरशिप की तरफ से, पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से हुई है। आप कितने भी जवान जो हैं वो डिप्लॉय कर दीजिए, वो उससे ठीक होने वाला नहीं है ना। और इस बीच में एक बहुत दिलचस्प बयान है, वो अभी ईरान की सेना में, ईरान की सरकार में कोई ऑफिशियल पद पे नहीं है, लेकिन वो आदमी, उसका स्ट्रेचर बहुत बड़ा है। उनका नाम है अली अकबर अहमदियान, और अली अकबर अहमदियान वो आदमी है जिन्होंने आईआरजीसी में रहते हुए ये मोजेक जो वॉरफेयर है उसको डेवलप किया। जो हम कहते हैं कि ईरान में जो 31 प्रोविंस है, 31 सूबे हैं, और हर जगह आईआरजीसी की अपनी ऑटोनोमस कमांड है। और अगर अमेरिका क्यों इसी वजह से अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं उतारा है, क्योंकि उसको 31 के 31 प्रोविंस जो है 1 बाय 1 कंकर करने पड़ेंगे, और ये लंबी मिलिट्री कैंपेन हो जाएगी जिसमें अमेरिका को बहुत नुकसान होगा। तो उन्होंने इसके पीछे का जो दिमाग जो है, मोजेक जो वॉरफेयर है, इसके पीछे का दिमाग जो है अली अकबर अहमदियान का बताया जाता है। और वो ये उन्होंने एक बयान देके ये कहा है कि हम 20 साल से इस मौके का इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका जो है किसी भी तरीके से अपने बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे और हम उनका मुकाबला करें। हमने 20 साल इसी की ट्रेनिंग की है और हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आप कह रहे हो लेकिन उतार नहीं रहे हो, है ना। तो वो स्थिति वहाँ पे है। और बहुत ये जो लगातार अमेरिका की तरफ से कभी 82nd डिवीज़न जो है एयरबोर्न, उनको उतारा जा रहा है, कभी कुछ डिप्लॉयमेंट की खबर आ रही, कभी कुछ डिप्लॉयमेंट की खबर आ रही, वो खबरें ही आ रही हैं दरअसल। और अमेरिका के लिए बड़ा रिस्क हो जाएगा अगर वहाँ पे वो बूट्स ऑन ग्राउंड, वो खार्ग आइलैंड पे भी आज ईरान की तरफ से ये फोटो डाल के ये बताया गया कि वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट्स हो गई हैं, कि अगर खर्ग आइलैंड में भी आपने अगर कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, उसको कब्जा करने की कोशिश की, तो उसको भी हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। ईरान किसी भी तरीके से नेगोशिएशन की टेबल पे आने के लिए तैयार नहीं है, और अमेरिका लगातार नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अमेरिकन राष्ट्रपति के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई भी अमेरिकन राष्ट्रपति जो है खुद को हारा हुआ घोषित नहीं कर सकता। बिल्कुल। उनको तो ये स्थिति जो ये 15 जो पॉइंटर्स बनाए जा रहे हैं और बार बार जो ट्रम्प की तरफ से बयान दिया जा रहा है, और जेडी वॉन्स को जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, क्योंकि वो शुरुआत से ही युद्ध के खिलाफ थे और उन्होंने ये साफ कहा था कि हमको ये इजराइल का वॉर है। तो जेडी वॉन्स का जब नाम लिया है ईरान की तरफ से, तो उसके बाद में जेडी वॉन्स के ऊपर लगातार हमले इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि इनका ये मानना है कि जेडी वॉन्स की जो छवि है उसको मिलाइन करके किसी भी तरीके से ट्रम्प को एक पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाए। और तमाम तरीके के षड्यंत्र शास्त्र उनके बारे में चल रहे हैं कि उनके ईरान के बहुत करीबी रिश्ते हैं, और ये तरीके की बातें जो है अमेरिकन मीडिया में चलना शुरू हो गई, जिसको हम कहते हैं कि बेसिकली अमेरिकन जो राइट विंग मीडिया है, वहाँ का जो ट्रम्प का समर्थक जो मीडिया है और सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, वो ट्रम्प के लिए किसी भी तरीके से एक जीत मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जीता, चाहे उसके लिए किसी को भी बलिदान लेना पड़े, वो जेडी वांस हो सकते हैं, जो वो जेडी वांस हो चाहे कुछ और हो। हाँ, क्योंकि ये लोग तो पहले दिन ही जीत घोषित करने में मिलाकर ये समझ में आ रहा है आज आपकी बातचीत से कि अमेरिका हार मानने को तैयार नहीं है, वो एकदम डटा हुआ है, जीत घोषित किए बैठा है। और ईरान अलग डटा हुआ है। ईरान बिल्कुल कह रहा है हम तो हथियार नहीं डालेंगे, हमारी पूरी तैयारी, जितने दिन मन हो लड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और 7 जो शर्तें निकल के आई हैं उसमें भी वो एग्रेसिवनेस नजर आ रही है, वो उनकी आक्रामकता नजर आ रही है कि भाई हम सरेंडर नहीं करने वाले। शर्तें होंगी, उनके नेगोशिएशन का तरीका देखो, मॉडर्न वॉरफेयर में आप ये फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में आप कहीं ये नहीं देखेंगे कि आप युद्ध में जो नुकसान हुआ उसका आप हर्जाना मांगे, मतलब एकदम फुल एंड फाइनल सोल्यूशन चाहता है, ऐसा लग रहा है इस बार ईरान की भैया खत्म हो अभी, बार बार का टंटा नहीं किया आ रहा हो, कोई हमला कर दे रहे हो, उसने ये स्थिति नहीं, फाइनल बातचीत होगी, है ना कि और ये बिल्कुल मतलब, और ये वो जो ओल्ड स्कूल जो नेगोशिएशन के तरीके ना, भाई आप हमारा हर्जाना सबसे पहले दीजिए। जैसे क्या होता था कि जब पुराने जमाने में मिडिवल टाइम में किले में आर्मी जो डिफेंसिव फोर्सेज जो बैठ जाती थी और जो अग्रेसिव फोर्सेज हैं वो बाहर जाके घेरा डाल देती थी, कई बार घेरा जो 6-6 महीने तक चलता था। बाद में जो नेगोशिएशन जो युद्ध शांति की वार्ता होती थी, तो उसमें ये होता था, सबसे पहली शर्त ये होती थी कि हमारा जो हमने खेमे डाले हैं यहाँ पे, हम 6 महीने हमने यहाँ बैठ रहे हैं, तो उसका खर्चा हुआ तो वो खर्चा पहले हमको दिया जाए। तो ये जो है वो उस तरीके की नेगोशिएशन ईरान कर रहा है कि हमको हमारा खर्चा पहले दो, जो भी बर्बादी की है उसका एक एस्टिमेट बना के हम आपको देंगे, और वो पैसा पहले हमको दो, उसके बाद में आगे की बात होगी। तो नेगोशिएशंस देख के तो लग रहा है कि आसार बहुत अच्छे नहीं हैं, और जिस दिशा में बातचीत चल रही है, बातचीत चल भी रही है कि नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जवाब जो है धीमे धीमे जो पता चल रहे हैं मेरे सुल्तान के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
बाकी युद्ध किस दिशा में जाएगा अभी आज की तारीख में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बातचीत आगे कुछ बढ़े, कुछ हो, कुछ निकल के आए तो समझ में आए, तो कुछ देखा समझा जाए, आपको बताया जाए। जो समझ में आए वो आपको हम लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये बातचीत, ये तरीका कैसा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे सुधांशु। शुक्रिया। शुक्रिया।